नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति एकेडमी पर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित हम सभी लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व कर रहे हैं और इसी के क्रम में हमारा जो पहला वीडियो था, पहले वीडियो हमने 2 चैप्टर को कवर कर लिया था। कक्षा 6वीं के पहला चैप्टर था आपका भोजन या कहाँ से आता है, दूसरा था आपके भोजन के घटक। आज आप सभी का दूसरा वीडियो होने वाला है और दूसरे वीडियो में हम लोग आगे के लिए चलने वाले हैं कि आपके दूसरे के बाद तीसरा और चौथा चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। 2 चैप्टर आप सभी कवर हो चुके हैं, आज हमारा तीसरा और चौथा चैप्टर को कवर करेंगे। तीसरा चैप्टर है आपका तंतु से वस्तु तक और चौथा है आपका वस्तुओं के समूह बनाना। तो आप सभी का टाइम व्यर्थ ना करते हुए सीधे आप हमारे चैप्टर पर चलते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF मिलने वाली है। जो भी PDF मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब आप सभी का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे हम लोग आपके प्रश्न पर चलते हैं। और 2 चैप्टर आप सभी के खत्म हो चुके हैं, अब आपका तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर है आपका तंतु से वस्तु तक। तंतु से वस्तु तक। अब तंतु आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको तंतु के बारे में बता देता हूँ। तंतु मतलब होता है फाइबर। तंतु मतलब होता है फाइबर। तंतु मतलब होता है आपका कच्चा माल और कच्चे माल से आपको वस्त्र बनाए जाते हैं। बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि कच्चे माल से ही आपके वस्त्र बनते हैं, फाइबर से ही आपका वस्त्र आपके बनाए जाते हैं। और तंतु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक तंतु, दूसरा है आपका मानव निर्मित तंतु। प्राकृतिक तंतु भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं और दूसरा होता है हमें एक पौधों से प्राप्त होते हैं। अब पौधों से कौन कौन से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका पौधे से प्राप्त हो जाता है ऊन, प्राप्त हो जाता ऊन तो आपका जानवरों से प्राप्त होता है। पौधों से आपका कपास प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जूट प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे आपके पौधों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जानवरों से प्राप्त होते हैं। जानवरों से हमें ऊन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। रेशम प्राप्त हो जाता है, जानवरों से प्राप्त होता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था मानव के द्वारा निर्मित जो तंतु होते हैं, उसमें आपका नायलॉन हो जाता है, एक्रेलिक हो जाता है, पॉलिएस्टर हो जाता है। तो इस प्रकार के हमारे मानव के द्वारा निर्मित हो गए। अब जैसे ही मैं आपको प्रश्न कराता जाऊंगा तो प्रश्न के माध्यम से आपको सारा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसको आंसर आप सभी को जल्दी से जल्दी करना है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। उसने बोला है कि पहेली एक लड़की का नाम है और पहेली अपनी सहेली को पौधों के रेशों से बना एक उपहार देना चाहती है और निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। मैंने अभी आपको बताया कि जो रेशे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका मानव निर्मित, दूसरा होता है आपका प्राकृतिक। अब प्राकृतिक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके पौधों के द्वारा बने हुए और दूसरे होते हैं आपके जानवरों द्वारा। तो उसने बोला कि उसको पौधों के द्वारा बने हुए, यानी कि पौधों के रेशों से बना एक उपहार देना है। तो वो इनमें से कौन सा आपका गिफ्ट करेगी अपनी सहेली को, तो आप बता सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं जो नायलॉन का दुपट्टा है, मैंने अभी बताया कि जो नायलॉन का दुपट्टा है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब जो आपका रेशम साड़ी होती है, तो रेशम की जो साड़ी होती है उसमें आपका रेशम का प्रयोग किया जाता है। रेशम एक तंतु है, लेकिन जो रेशम होता है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है और रेशम कीट एक प्रकार का जीव जंतु है, ठीक है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का जो कीट होता है वो शहतूत के पेड़ों पर पाया जाता है। तो रेशम कीट भी आपका नहीं होगा क्योंकि एक जानवर है। और जो ऊनी सॉल होता है, ऊन आप सभी जानते हैं, जो ऊन होती है वो हमें किससे प्राप्त होती है, भेड़ बकरी से प्राप्त होती है, ऊँट से प्राप्त होती है, खरगोश से प्राप्त होती है। तो ऊन भी आपकी जो तंतु है वो आपकी जानवरों से प्राप्त होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपका जो बचा है वही आपका सही आंसर है, जूट बैग। तो जूट बैग उसको अपनी सहेली को गिफ्ट करना चाहिए। और जो जूट होता है वो हमें जूट के पौधे से प्राप्त होता है और जूट को जो पौधा होता है, जूट जो होता है वो हमें पौधे के छाल से या तने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसको जूट बैग को गिफ्ट करना चाहिए अपनी सहेली को। यह जूट के पौधे से प्राप्त होता है। जो जूट होता है जूट के पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए यह प्राकृतिक रूप से आपका प्राप्त होता है और इसी को उसको गिफ्ट करना चाहिए क्योंकि यही एक प्रकार का पौधा है। अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला है इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, इसका आंसर करिएगा। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि आपको गलत सिलेक्ट करना है। इसमें से 3 ऑप्शन तो आपके सही है और एक आपका गलत है। अब गलत का भाई गलत होता तो आपको गलत सिलेक्ट करना है, इसमें सही नहीं बताना है, आपको गलत बताना है। तो इसको पढ़िएगा। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे का उपयोग लोकप्रिय बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपको गलत बताना है तो आपको सही तो बताना नहीं, आपको गलत बताना है।
भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है। इसको देखते हैं थोड़ी देर में। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को सूत में बदला जाता है। बिल्कुल सही है, जो आपका रेशा होता है उसको सूत में बदला जाता है, फिर सूत से आपका कपड़ा बनाया जाता है। तो पहले आपका रेशा होगा, रेशा से आपका सूत में बदला जाएगा और सूत से ही आपका कपड़ा बनाया जाएगा। तो ये भी ठीक है। जो सूती संत जो कबीर थे वो एक बुनकर थे। बिल्कुल सही है। तो अब आपका जो बचा है यही आपका गलत हो जाएगा। भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है, ये गलत है। तो कहाँ पर उगाया जाता है? तो भारत में जो जूट होता है वो मुख्य रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उगाया जाता है। जो जूट होता है वो कहाँ पर उगाया जाता है? तो बिहार में, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक की, और आपका पंजाब जैसे क्षेत्रों में उगाया, वो पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में आपका जूट उगाया जाता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरे का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का आप लोग आंसर करिएगा। इसमें बोला गया है, प्राचीन काल में लोग निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग करते थे कपड़े बनाने के लिए? इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग करते थे? कपड़े, जो प्राचीन काल के मनुष्य होते थे, प्राचीन काल के लोग होते थे, वो कपड़े बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करते थे? पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल करते थे भाई। आप सभी जानते हैं कि जो प्राचीन काल के मनुष्य होते हैं, होमो सेपियंस होता था, वो आपका पेड़ों के जो पत्ते होते थे उनका उपयोग करता था, पेड़ों की छाल का प्रयोग करता था अपने वस्त्रों को बनाने में, अपने कपड़ों को बनाने में। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। समाचार पत्र, भाई समाचार पत्र की खोज तो जब हुई भी नहीं थी, समाचार पत्र तो प्रचलन में भी नहीं थे तो उस समय, तो समाचार पत्र तो होगा नहीं। धातु की पन्नियाँ, धातु की भी खोज नहीं हुई थी, तो धातु की पन्नियों की खोज कैसे हो जाएगी? तो ये भी आपको गलत होगा। जानवरों की खाल और फर, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला और चौथा आपका सही आंसर होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का पहला और चौथा दोनों इसके सही आंसर होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन लिखना में शायद मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका पहला और चौथा दोनों सही आंसर होने वाले प्रश्न नंबर 3 के। पेड़ों की पत्तियों का भी प्रयोग करते थे प्राचीन काल के मनुष्य, और जानवरों की खाल और फर का भी प्रयोग करते थे वस्त्रों को बनाने में। तो आपका दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इसका जो आंसर है वो आप सभी को करना है जल्दी से जल्दी। इसने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा नहीं है का मतलब उसको आपको बताना है कि मानव के द्वारा निर्मित रेशा कौन सा है। मानव के द्वारा निर्मित रेशा कौन सा? अभी मैंने आपको बताया जो आपके रेशा होता है, जो आपका फाइबर होता है या जो आपका तंतु होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक आपका प्राकृतिक होता है और दूसरा आपका मानव निर्मित होता है। तो प्राकृतिक आपको बताना नहीं है। तो जो कपास होता है वो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, तो यानी कि प्रकृति से प्राप्त होता है। जो जूट होता है वो भी आपका जूट आपके पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और जूट एक प्रकार का आपका प्राकृतिक तंतु, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। सन जो होता है, सन, ये भी आपका पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन जो नायलॉन होता है वो मानव के द्वारा निर्मित होता है, मानव इसको बनाता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, नायलॉन। तो चौथे का कौन सा हो जाएगा? चौथे का आपका सी आंसर हो जाएगा। चौथे का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, नायलॉन। ठीक है, और नायलॉन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो आपको नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा सबसे पहले बनाया गया था, और नायलॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है, इसलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा है। और जो नायलॉन होता है इसका निर्माण कोयला, जल और हवा को मिलाकर किया जाता है, और जो नायलॉन का आपका रेशा होता है काफ़ी मजबूत होता है। तो ठीक है, तो किसके द्वारा होता है इसका निर्माण? कोयला, जल और हवा को मिलाकर नायलॉन का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसको आपको बताना है, इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि रेशा या फाइबर बनाने के लिए पदार्थों के किस समूह का उपयोग नहीं किया जाता है? यानी कि इनमें से 4 में से 3 ऐसे समूह हैं जिसका उपयोग आपका रेशा या फाइबर या तंतु बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसका उपयोग फाइबर या रेशा या तंतु बनाने के लिए नहीं किया जाता, और वही आपको बताना है। तो रेशम और रसायन, इसका उपयोग तो बिल्कुल किया जाता है। रेशम से आपका रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं, रेशम के शॉल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो रेशम का उपयोग किया जाता है। याक के बाल और ऊँट के बाल, बिल्कुल याक के बाल और ऊँट के बाल के आपका ऊन बनाए जाते हैं, उससे ऊन से आपके कपड़े बनाए जाते हैं, फाइबर बनाया जाता है। तो आपके याक के बाल और ऊँट के बाल का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो भेड़ के बाल होते हैं इसका भी उपयोग किया जाता है। और सन और ऊन के भी फाइबर के कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन जो भूसी और हड्डियां हैं, आपने देखा कि हड्डियों के कपड़े बनाए जाए? नहीं। आपने देखा कि भूसी के कपड़े बनाए जाए? नहीं। तो भूसी और हड्डियां इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 5 में का सी आपका आंसर हो जाएगा।
रेशा बनाने के लिए भूसी और हड्डियों का उपयोग नहीं किया जाता है। रेशा बनाने के लिए आपके रेशम का उपयोग किया जाता है, रसायन का उपयोग किया जाता है, याक के बाल का उपयोग किया जाता है, ऊँट के बाल का उपयोग किया जाता है और सन का, ऊन का, इन सभी का उपयोग किया जाता है, लेकिन भूसी और हड्डियों का उपयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर आप सभी को करना है। एक लड़का है बूझो, क्वेश्चन नंबर 6 में एक लड़का है बूझो और वो एक कपड़े की दुकान पर गया। कहाँ पर गया? कपड़े की दुकान पर गया। वहाँ उसे एक कपड़ा मिला। उसने वहाँ पर एक कपड़ा को देखा। वो कपड़ा कैसा था? वो छूने में बहुत चिकना था और जीवंत रंग का था और उस कपड़े में चमक भी थी। तो आपको बताना है कि इनमें से किसका वो कपड़ा हो सकता है। कपास का होगा या ऊन का होगा, रेशम का होगा या जूट का होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपका रेशम होता है, जो आपका रेशम होता है वो छूने में चिकना होता है, ठीक है, जीवंत रंग का होता है और उसमें चमक भी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेशम। तो रेशम की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दी गई हैं। चिकना होता है, जीवंत रंग का होता है, चमक होती है। तो जो आपका कपड़ा हो जाएगा वो रेशम का ही होगा, ठीक है। रेशम एक प्रकार का कपड़ा है जिसे हम रेशम कीट नामक रेशम से प्राप्त करते हैं और रेशम कीट को कोकून जैसे धागे की संरचनाएं बनाता है, जिन्हें रेशम के रेशे बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। रेशम कैसा होता है? जो जीवंत रंगों और चमक के साथ छूने में बहुत चिकना होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जूट के बारे में पूछा गया है कि जो जूट होता है, जो मैंने आपको बताया, जूट होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक तंतु है और जूट पौधे के किस भाग का उपयोग जूट रेशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? यानी कि जो जूट होता है वो पौधे के किस भाग से हमें प्राप्त होता है? क्या फूल से मिलता है, तना से मिलता है, या फिर फल से मिलता है, या फिर पत्ते से मिलता है? तो जूट जो होता है वो पौधे के तने से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तने से मिलता है। जूट फाइबर जूट के पौधे की छाल से प्राप्त होता है, यानी कि जो पौधे की छाल होती है, पौधे की छाल से प्राप्त होता है जूट। कहाँ से प्राप्त होता है? छाल से प्राप्त होता है और जो छाल होती है वो जूट के पौधे के तने का एक भाग होता है। तो इसका सही आंसर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, तना हो जाएगा, ठीक है। जूट कैसा है? तो ये जूट एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है क्योंकि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, तो ये आपका एक प्राकृतिक रेशा है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सभी को करना है। उसने बोला है कि कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत बुना जाता है। जो आपका कपड़ा है, कपड़ा बनाने के लिए बनाया जाता है तो सूत बुना जाता है। सूत किस मशीन से, किस यंत्र से बुना जाता है? चरखे से बुना जाता है या कताई मशीन से या करघे से या बुनाई सुई से आपका सूत बुना जाता है? तो जो करघा मशीन होती है, करघा मशीन होती है, इसी से आपका सूत बुना जाता है। करघा एक मशीन है जिसका उपयोग कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है। करघा लपेटे हुए धागों को तनाव में रखने में मदद करता है। जो करघा होता है वो लपेटे हुए धागों को तनाव में अपने आप में रखता है। और जो चरखा होता है वो आपकी एक घरेलू मशीन होती है, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, कपड़ा बनाने के लिए, कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत बुना जाता है आपका करघे से। इसका सही आंसर आपका करघा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि बीरा एक किसान है, ठीक है। बीरा क्या है? तो बीरा एक किसान है, उसके खेत की मिट्टी काली है। अब मिट्टी काली है, एक क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है वो कौन सी फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? हम लोग बचपन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं। ये आप सभी का सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कि बीरा एक किसान है, उसके खेत की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है और जो जलवायु है वो भी गर्म है। जलवायु कैसी है? गर्म है। अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए? तो जलवायु आपकी गर्म है, मिट्टी काली है। तो मिट्टी काली हो और जलवायु आपकी गर्म हो तो किसके लिए बेस्ट होती है? कपास के लिए बेस्ट होती है। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर मिट्टी काली है और जलवायु गर्म है तो हमें कपास की खेती करनी चाहिए। तो जो उसको रेशा आपको लगाना है तो उसको कपास का रेशा लगाना चाहिए। और आप सभी जानते हैं जो काली मिट्टी होती है और जलवायु गर्म होती है अधिकतर आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है और महाराष्ट्र में आपकी कपास की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कपड़ा प्राप्त करने के लिए सही क्रम बताना है, यानी कि आपको कपड़ा प्राप्त करने के लिए सही क्रम का सिलेक्ट करना है, सही क्रम का चुनाव करना है। अब आपको कपड़ा प्राप्त करना है तो जो अंत में आपको क्या बनना चाहिए? अंत में आपको कपड़ा ही तो बनना चाहिए। तो अंत में आपका कपड़ा यहाँ पर है और ऑप्शन नंबर डी पर है। अंत में आपको धागा तो बनाना नहीं है, कपड़े से धागा तो बनाना नहीं है, तो गलत हो जाएगा। धागे से फाइबर यानी कि कपड़े से धागा फिर फाइबर, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका या तो आपका बी होगा या फिर आपका सी होगा। अब इसमें से आपको बताना कि बी होगा या फिर सी होगा, ठीक है। तो जो आपका फाइबर होता है, जो आपका फाइबर होता है
फाइबर से आपका सूत या धागा बनाया जाता है। जो फाइबर एक प्रकार का तंतु है और तंतु से आपका धागा बनाया जाता है और धागे से ही आपका कपड़ा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फाइबर से आपका सूत बनाया जाता है पहले और सूत से आपका कपड़ा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको आप आंसर करिएगा। उन्होंने बोला है कि बूझो घर पर ही रेशे से सूत बनाना चाहता है, यानी कि उसको सिर्फ अपने घर पर है और घर पर ही उसको रेशे से सूत बनाना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फाइबर से सूत बनाया जाता है और सूत से आपका कपड़ा बनाया जाता है। तो बूझो घर पर है और घर पर ही उसे रेशे से सूत बनाना है। वह कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? यानी कि ना तो उसके पास कोई बड़ी मशीनें हैं, ना कोई यंत्र है, ना किसी फैक्ट्री में है, उसको घर पर है और घर पर ही उसको रेशे से सूत बनाना है। तो उसको किस यंत्र का, किस मशीन का प्रयोग करना चाहिए? तो जो पावर लूम होता है वो फैक्ट्रियों में होता है, यंत्र बड़ी मशीन होती है। जो हथकरघा होता है वो भी आपके मशीनों में यूज होती है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यूज होती है। लेकिन जो चरखा होता है वो एक आम आदमी, आम इंसान भी यूज करता है, सब घरों में यूज होता था पुराने ज़माने में। महात्मा गांधी ने भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया था, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में बहुत ज़्यादा फेमस किया था चरखा को। तो चरखा से ही आपका रेशे से सूत बनाया जाता है और ये आपका घर पर आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका 11वीं का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी का खत्म हो चुका है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 आपका खत्म हो चुका है। हम लोगों ने 11 क्वेश्चन किए और 11 प्रश्न के माध्यम से आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इन 11 प्रश्न को अच्छे से कर लिया तो चैप्टर 3 आपका, कोई भी प्रश्न आपका चैप्टर 3 से आ जाए, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी के क्रम में अब हम लोग चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन की, वो आपको कहाँ पर मिलेगी? तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलने वाली है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या कमेंट में भी मैं आपको पिन कर दूंगा टेलीग्राम की लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। अगला चैप्टर है आपका वस्तुओं का समूह बनाना। कौन सा चैप्टर है आपका? वस्तुओं का समूह बनाना। और आपको इसके प्रश्नों का आंसर जल्दी से करना। चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं और सीधे प्रश्न के माध्यम से हम लोग बात करते हैं। प्रश्न के माध्यम से भी मैं इसको आपको समझाता जाऊंगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। इसका आंसर आप सभी को करना है। उसने बोला है कि निम्नलिखित द्रव्यों में एक लोहे की कील रखी जाती है, यानी कि जो आपकी 4 द्रव दिए गए हैं, सरसों का तेल दिया गया है, नारियल का तेल दिया गया है, शीतल पेय दिया गया है, मिट्टी का तेल दिया गया है। इनमें से सभी द्रवों में आपको एक लोहे की कील रखनी है। ठीक है, इसमें आप एक लोहे की कील रखेंगे, यानी कि आप आयरन की कील रखेंगे। और किस स्थिति में वह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा? यानी कि अगर आप एक लोहे की कील को लेते हैं और सरसों के तेल में रखते हैं तो क्या वो अपनी चमक को खो देगा और फीका दिखाई देगा, या फिर नारियल का तेल होगा, शीतल पेय, यानी कि कौन से स्थिति में जो लोहे की कील होगी वो अपनी चमक को खो देगी और अपना फीका दिखाई देगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप सभी को करना है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो सोडियम होता है उसको आपको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर उसने अलग प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शीतल पेय क्यों होगा मैं आपको बताऊं। तो शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो शीतल पेय आपका होता है, इसमें आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसमें आपका अम्ल भी पाया जाता है, कि एसिड पाया जाता है। तो आपका CO2 होता है, एसिड होता है, और जिसके कारण लोहे की कील को जंग लग जाती है। आप जानते हैं कि अगर उसमें एसिड होगा और CO2 होगी तो जो लोहे की कील होगी उसमें जंग लग जाएगी और वो फीका दिखाई देगी, अपनी चमक को खो देगी। ठीक है, तो शीतल पेय में आपका जो एसिड होता है वो आपका कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, और कार्बोनिक एसिड और CO2 की वजह से वो अपनी चमक को खो देता है और फीका दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बहुत अच्छा प्रश्न था आपका ये। अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में डाल देता है तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे भाई बहन इसमें फंस जाते कहीं ना कहीं। इसका जो आंसर होगा आपका शीतल पेय होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें इसका कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, प्लस इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है शीतल पेय में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका आंसर आप सभी को बताना। निम्नलिखित में से एक ऐसी सामग्री को चुनें जो पूरी तरह जल में
घुलनशील हो। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपको बताना है कौन सी सामग्री जल में पूरी तरह से घुलनशील है। चाय की पत्तियां, क्या चाय की पत्तियां जल में घुल जाती है? नहीं भाई, नहीं घुलती हैं, पूरी तरह से नहीं घुलती हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं घुलती हैं। चौक पाउडर, चौक पाउडर घुलता है लेकिन उसमें आपको चौक के कुछ आपके कण दिखाई देते हैं, पूरी तरह से घुलता नहीं है। चूरा भी आपका नहीं घुलता है, लेकिन जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका आंसर आप सभी को करना है। ग्लूकोज को मैंने आपको बता दिया है कि ग्लूकोज इसमें आपका पूरी तरह से घुल जाएगा, और ग्लूकोज बनाने वाले कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसमें पानी में फैलने की क्षमता अधिक होती है, अतः ग्लूकोज जल में कैसा होता है? विलेय होता है। ग्लूकोज का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C6H12O6। C6H12O6 आपका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो अब आप सभी के सामने अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 3। इसमें बोला गया कि आपको निम्नलिखित सामग्रियां प्रदान की गई हैं। आपके पास इतनी सामग्रियां हैं, उनमें से आपके पास आवर्धक लेंस है, स्टेनलेस स्टील प्लेट है, दर्पण है और कांच का एक गिलास है। ठीक है, आपके पास 4 सामग्रियां हैं। इनमें से आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है कि किस सामग्री को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे, यानी कि इन 4 सामग्रियों में से कौन सी ऐसी 2 सामग्रियां हैं जो कि पारदर्शी हैं। अब पहली बात तो पारदर्शी पता होना चाहिए कि पारदर्शी क्या होता है। आप सभी जानते हैं भली भांति कि जो आपकी पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, पारदर्शी का मतलब होता है कि आर पार देखा जा सके। ठीक है, आर पार देखा जा सके, जैसे कि आपका हो जाएगा कांच हो जाएगा, कांच में आप आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो और जो आपका पारदर्शी आपको बताना है, इनमें से 4 में से 2 आपको पारदर्शी बताना है। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं, दर्पण। ऑप्शन नंबर में आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में है दर्पण। क्या दर्पण में आर पार देखा जा सकता है? आप सभी के घर में दर्पण है। आप सभी जैसे ही सुबह उठते हैं, आप नहाते हैं, धोते हैं, तो आप अपना जो चेहरा है, जो अपनी शक्ल है, वो आप दर्पण में देखते हैं। क्या आप दर्पण को आर पार देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं ना। आप सिर्फ दर्पण को एक साइड से देखते हैं, आप दर्पण के आर पार नहीं देख पाते हैं। ठीक है, दर्पण या शीशा या मिरर बोले तो दर्पण के आर पार नहीं देखा जाता, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब आता है स्टेनलेस स्टील प्लेट। अब स्टील की प्लेट के आर पार देखा जा सकता है या फिर नहीं? नहीं देखा जा सकता है। स्टेनलेस स्टील प्लेट के आर पार भी नहीं देखा जाएगा। तो आपका दूसरा और तीसरा तो आपका होगा नहीं। अब आपका क्या बचा? कांच का गिलास। कांच का गिलास है, जैसे कि मैंने आपकी बताया कि कांच एक पारदर्शी वस्तु है और कांच के गिलास के आर पार आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर है आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस में भी आप आर पार देख सकते हैं, क्योंकि जो आवर्धक लेंस होता है उसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो आवर्धक लेंस होता है इसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस के आर पार देखा जा सकता है। या फिर आपका अवतल लेंस हो तो अवतल लेंस के भी आर पार देखा जा सकता है। यानी कि लेंसों के आर पार देखा जा सकता है और दर्पणों के आर पार देखा नहीं जा सकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला और चौथा हो जाएगा। अब पहला और चौथा आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? पहला और चौथा है आपका ऑप्शन नंबर सी पर, तो तीसरे का सी आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बूझो एक लड़का है, लड़की है, जो भी आप समझें, तो बूझो एक लड़का है, उसको एक थैला मिला। ठीक है, बूझो एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित सामग्रियां थीं। एक थैला उसको मिला, उसमें आपका इन 4 सामग्रियां रखी हुई थी। कौन कौन सी सामग्री थी? दर्पण था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दर्पण। दर्पण में हम आर पार नहीं देख सकते हैं। दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है। तो दर्पण मिला उसको, और तेल से सना एक कागज, यानी कि एक कागज था, उसमें आपका तेल से सना हुआ एक कागज था, और चुम्बक मिली और कांच का चश्मा मिला। ठीक है, तो 4 प्रकार की उसको वस्तुएं मिली एक थैले में। अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि बूझो को उस सामग्री का पता लगाना है, बूझो को सामग्री का पता लगाना है जो अपारदर्शी है। अब अभी तो मैंने आपको पारदर्शी बताया था, अब अपारदर्शी क्या हो जाएगा? पारदर्शी का जस्ट अपोजिट आपका अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी में यानी कि आर पार नहीं देखा जा सकता, आर पार नहीं देखा जा सकता। तो कौन सा इसमें से हो जाएगा? ऐसे कौन से 2 ऑप्शन इसमें हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कांच का चश्मा, कांच का चश्मा तो आपका पारदर्शी है, इसके आर पर हम देख सकते हैं, तो ये तो आपका होगा नहीं।
और दर्पण तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दर्पण के आर पार तो देख नहीं सकते हैं, और चुम्बक के आर पार भी नहीं देख सकते हैं, चुम्बक के आर पार नहीं देख सकते हैं। तो पहला और तीसरा तो आपका 110% सही है। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। तो अगर आप एक कागज़ लेते हैं, आप एक कागज़ लेते हैं और आप कागज़ के आर पार देखते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देगा या बहुत कम मात्रा में दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उस कागज़ को तेल लगा लेते हैं, तेल से सना हुआ कागज़ होता है, तो तेल से सने हुए कागज़ में आप आर पार देख सकते हैं। तो कांच से सना हुआ कागज़ आपका पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। जैसे कि आपने समोसे खाए होंगे, समोसे आप जैसे खाते हैं तो एक आपको पेपर में देते हैं, और पेपर में जैसे ही समोसे रखते हैं तो जो समोसे का तेल होता है, ऑयल होता है, वो कागज़ में लग जाता है, और कागज़ में आप फिर आर पार देख सकते हैं। तो आपका कांच का चश्मा नहीं होगा, तेल से सना हुआ कागज़ नहीं होगा, दर्पण और चुम्बक इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरा और तीसरा आपको कहाँ पर है? तो दूसरा और तीसरा आपको कहाँ पर है? सॉरी, कौन सा बताना है आपको? नहीं, पहला हो जाएगा। आपको अपारदर्शी बताना ना, अपारदर्शी बताना है तो पहला हो जाएगा, और आपका तीसरा हो जाएगा। पहला और तीसरा आपका सही आंसर हो गया। मैं पारदर्शी बता रहा था, आपको अपारदर्शी बताना था। पहला और तीसरा आपका सही आंसर होगा। पहला और तीसरा कहाँ पर है? तो पहला और तीसरा आपका ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर सी पर आपका है पहला और तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आप सभी के सामने है। इसमें आपको पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि कक्षा में एक गतिविधि करते समय, कक्षा में एक गतिविधि चल रही है, उसमें शिक्षक ने पहेली से एक पारभासी सामग्री देने को कहा। अब ना तो पारदर्शी कहा, ना अपारदर्शी कहा, पारभासी सामग्री देने को कहा। पहेली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपने शिक्षक को देगी? पहले तो हमें पारभासी वस्तु के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि पारदर्शी मैंने आपको बताया, पारदर्शी में हम आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी में हम आर पार नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो पारभासी वस्तु होती है, इसमें क्या विशेषता होती है? तो पारभासी वस्तु ऐसी होती है, सामग्री ऐसी होती है जिसमें हम बहुत कम मात्रा में आर पार देख पाएं। यानी कि हम आर पार तो देख सकते हैं, लेकिन ना तो ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं और ना ही आप बिल्कुल अच्छा देख सकते हैं। यानी कि बहुत कम मात्रा में आप आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो पारभासी आपका हो जाएगा। तो पारभासी, इसमें से आपको पारभासी बताना है कि आप ऐसी कौन सी सामग्री है जिसमें आप आर पार तो देख सकते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। कांच का गिलास तो आपका पारदर्शी होता है, कांच के गिलास में आप आर पार देख सकते हैं। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण आपका अपारदर्शी होता है, इसमें आप आर पार नहीं देख सकते हैं। एल्यूमिनियम की पन्नी भी आपकी अपारदर्शी होती है, इसमें भी आप आर पार नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो मलमल का कपड़ा होता है, मलमल का जो कपड़ा होता है, उसमें आप आर पार थोड़ी मात्रा में देख सकते हैं। तो आपका जो अपारदर्शी वो पारभासी की लिस्ट में आएगा। तो जो मलमल का कपड़ा है वो आपका पारभासी सामग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 का भी आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर आप लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसको आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा जोड़ा तैरता रहेगा यदि गिलास पानी से आधा भरा है? यानी कि उसने बोला है कि एक गिलास है और उसमें आधा जल भरा है, आधा पानी भरा है। तो इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा? ठीक है, कौन सा इसमें जोड़ा है जो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, वो आपको बताना है। तो आप देखिएगा, जो सा अच्छा हो वो आप बताइएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में सिक्का दिया है। क्या सिक्का पानी के ऊपर तैरता रहेगा? नहीं, तो गलत है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका गलत है, कट कर देंगे। इसमें सी में आपका पिन दिया है, पिन, क्या जो पिन होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा? नहीं तैरेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सूती धागा, थर्माकोल, पंख और प्लास्टिक की गेंद। तो पंख और प्लास्टिक की गेंद आपका पानी से आधे भरे हुए गिलास में तैरता रहेगा। पंख और प्लास्टिक की गेंद आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सूती धागा और थर्माकोल नहीं होगा, तो भाई सूती धागा और थर्माकोल नहीं होगा। सूती धागा और थर्माकोल क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूती धागा थोड़ी देर तो आपका तैरेगा, लेकिन जैसे ही सूती धागा में आपका पानी भर जाएगा, गीला हो जाएगा, तो सूती धागा भी आपका पानी के ऊपर डूब जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा, तैरेगा नहीं। तो इसका छठवें का जो आंसर हो जाएगा वो पंख और प्लास्टिक की गेंद, यानी कि छठवें का बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का आंसर आप सभी को करना है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आमतौर पर एक सेफ्टी पिन या ऑल पिन बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग आप ऑल पिन या सेफ्टी पिन बनाने के लिए किया जाता है। अब आप सभी ने सेफ्टी पिन ऑल पिन को देखा होगा। तो जो सेफ्टी पिन ऑल पिन होता है वो किन दो वस्तुओं से बना होता है? क्या वो लकड़ी और कांच का होगा, चमड़ा और प्लास्टिक से बनता है, या फिर प्लास्टिक और कांच से बनता है, स्टील और प्लास्टिक से बनता है? तो लकड़ी से तो नहीं बनता है, इतना तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका ऑल पिन होता है, जो आपका सेफ्टी पिन होता है, वो लकड़ी से तो नहीं बनता है, तो कट कर देंगे। ठीक है, कट कर देंगे। और जो आपका कांच, जो सेफ्टी पिन होता है वो आपका कांच से भी नहीं बनता है, क्योंकि कांच से बनेगा तो आपने तो सभी ने देखा है कांच का तो नहीं बना होता, तो इसको भी कट कर देंगे। अब चमड़ा, क्या जो आपका सेफ्टी पिन होता है वो चमड़ा का बना होता है? नहीं भाई, चमड़ा का भी नहीं बना होता। चमड़े का तो बेल्ट होता है, चमड़े का तो पर्स होता है, चमड़ा का आपको ऑल पिन थोड़ा सा होता है, तो चमड़ा का भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका स्टील और प्लास्टिक, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो आपका सेफ्टी पिन या ऑल पिन होता है वो आपका स्टील और प्लास्टिक का बना होता है। अब आप कहेंगे स्टील और प्लास्टिक से कैसे बना होता है, तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। स्टील और प्लास्टिक से बना होता है, तो स्टील और प्लास्टिक का जो उपयोग होता है वो आपका ऑल पिन या सेफ्टी पिन बनाने के लिए किया जाता है। जो प्लास्टिक होता है उसका उपयोग किनारों को सील करने के लिए किया जाता है। जो प्लास्टिक आपका होता है उसको किनारों को सील करने के लिए किया जाता है, और स्टील को आसानी से ढाला जा सकता है। और जो आपका तेज बिंदु होता है, जो नुकीला बिंदु होता है, वो स्टील से ही बनाया जाता है। और प्लास्टिक का उपयोग आपका किनारों को सील करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका स्टील और प्लास्टिक का उपयोग आपका सेफ्टी पिन और ऑल पिन बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 8। इसका आंसर जल्दी से करिएगा। प्रश्न नंबर 8 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है। यानी कि आपको इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोना, लकड़ी, चांदी, हीरा, और यही 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो धातुएं होती हैं, जो भी धातुएं होती हैं वो सभी धातुएं चमकदार होती हैं। तो आपका सोना एक प्रकार की धातु है, तो सोना आपका चमकदार होगा। और चांदी भी आपका धातु की चमकदार होगा, और हीरा भी आपका चमकदार होता है। लेकिन जो लकड़ी होती है वो चमकदार नहीं होती है। लकड़ी कैसी होती है? चमकदार नहीं होती है। तो अक्सर जब हम लोग अपने घर में या कहीं पर भी कमरों में अपने गेट लगवाते हैं, या फिर आप गेट वगैरह लगवाते हैं, तो उसमें आप पॉलिश करते हैं कि जो लकड़ी की गेट है वो हमेशा चमकदार बनी रहे। तो इसलिए तो करते हैं क्योंकि लकड़ी चमकदार नहीं होती है। तो लकड़ी कैसी होती है? चमकदार नहीं होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो सोना होगा, चांदी होगा, हीरा होगा, वो आपके चमकदार होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको सत्य नहीं है बताना है, यानी कि आपको इनमें से गलत बताना है। कौन सा बताना है? गलत बताना है। कौन सा इसमें से गलत होगा? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, इसमें से आपको गलत बताना है। तो पहला ऑप्शन आप सभी के सामने, इसमें बोला गया है कि सामग्री को सुविधा के लिए समूहीकृत किया गया है। सामग्री को सुविधा के लिए समूहीकृत किया गया है। ठीक है, सामग्री की जगह आप पदार्थ भी बोल सकते हैं कि पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया गया है। दूसरा है आप सभी का, सामग्री को सुविधा के लिए समूहीकृत किया गया है। अगला, सामग्रियों को उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया गया है। यानी कि जो पदार्थ हैं या आपका सामग्री हैं उनके गुणों को अध्ययन करने के लिए उसको समूहीकृत किया गया है। ठीक है, पदार्थ सामग्री को मनोरंजन करने के लिए समूहीकृत किया गया है। यानी कि जो भी सामग्री आपकी होती हैं, अक्सर आप सब देख सकते हैं, जैसे कि आप अपने किचन का उदाहरण मैं आपको दे दूं। जैसे कि आप किचन होती है आपके घर में, तो आपकी जो किचन होती है उसमें आपका जो सामग्री होती है वो एक जगह फिक्स होती है। जैसे आपका चीनी रखी है तो चीनी के बर्तन में आप चीनी को रखेंगे। ठीक है, आपके आटा रखा है तो आटा की जगह पर आप आटा रखेंगे। सब्जी रखी है तो सब्जी की जगह आप सब्जी रखेंगे। ठीक है, अब जैसे आलू रखे हैं और टमाटर रखे हैं और बैगन रखे हैं, तो अब आलू की जगह पर आलू को रखेंगे, टमाटर की जगह पर टमाटर को रखेंगे, और बैगन की जगह पर बैगन को रखेंगे। आप तीनों को मिक्स करके नहीं रखते हैं। तो वही इसमें बोला गया है कि जो सामग्री हैं उनको आप समूहीकृत करते हैं, एकीकृत करते हैं, समूहीकृत करते हैं और समूहीकृत करके रखते हैं। क्यों करते हैं? कि सुविधा के लिए करते हैं, सामग्री को सुविधा के लिए करते हैं। बिल्कुल भाई, सुविधा के लिए ही तो करते हैं कि हमें सुविधा हो, हमें ढूंढने में आसानी। कोई आलू की जगह आलू होगा, टमाटर की जगह टमाटर होगा, तो बिल्कुल सही है। और सामग्री को उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए समूहीकृत करते हैं। ये भी ठीक है कि उनके गुणों के अध्ययन को समूहीकृत करते हैं। गुणों का अध्ययन करने के लिए हम समूहीकृत करते हैं।
और सामग्री को मनोरंजन करने के लिए समूहगत करते हैं। भाई सामग्री से मनोरंजन थोड़ा सा ना कर रहे, सामग्री को तो हम अध्ययन कर रहे हैं, सामग्री को सुविधा के लिए हम समूहगत कर रहे हैं, लेकिन सामग्री को मनोरंजन करने के लिए समूहगत हम नहीं कर रहे। और गलत यही है और गलत ही बताना है आपको, गलत यही है और गलत ही बताना, तो गलत का भाई गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 9 में का सी आपका सही होगा। चलो डी को भी पढ़ लेते हैं। डी में बोला गया कि सामग्री को उनको उपयोग के अनुसार, बिल्कुल सही है, उपयोग के अनुसार भी समूहगत करते हैं, सुविधा के लिए भी समूहगत करते हैं, उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए भी समूहगत करते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए समूहगत नहीं करते। तो यही आपका गलत हो जाएगा और गलत का भाई सही, क्योंकि आपको गलत ही बताना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से बेजोड़ या विषम का पता लगाना है। जिस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना कि इसमें से 3 सही हैं या 3 एक प्रकार से किसी प्रकार से क्रम से हैं या 3 सही हैं और एक आपका विषम है, बेजोड़ है, उसका बताना है। तो वही प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से विषम का पता लगाना है। ठीक है, इसमें से कौन सा अलग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी के सामने, इसमें से आप सभी को अलग बताना है। तवा है, पहला तवा है, प्रेशर कुकर है, कुदाल है और इरेजर है। इसका सही आंसर आप सभी को बताना है, कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा विषम है, तवा, कुदाल, प्रेशर कुकर या फिर इरेजर। जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा विषम है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका इरेजर होता है वो किससे बनता है, वो आपका रबर से बना होता है, रबर से। जो आपका इरेजर होता है, जो आपका जब अपने बचपन में आप पढ़ते थे, पेंसिल से लिखते थे, इरेजर से मिटाते थे, तो वही तो इरेजर है। और वो इरेजर आपका किससे बना होता है, आपका रबड़ से बना होता है, आप उसको रबड़ भी बोलते हैं। लेकिन जो आपका तवा होता है, जो प्रेशर कुकर होता है, जो कुदाल होता है, ये तीनों के तीनों आपके धातुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, धातुओं से बने होते हैं। लेकिन जो आपका इरेजर है वो किसी भी प्रकार के धातु से नहीं बना होता है, वो आपका रबर से बना होता है। तो यही आपका अलग है, यही आपका अंतर है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तवा हो गया, प्रेशर कुकर हो गया और कुदाल हो गया, ये तीनों किसी न किसी धातु से बने होंगे, लेकिन जो इरेजर होगा वो आपका रबर का बना होगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसको आपको पढ़िएगा, बताइएगा। इसमें बोला गया है कि कार का फ्रंट ग्लास, आपने सभी ने कार को देखा होगा, और कार के सामने जो फ्रंट ग्लास होता है, जो विंड स्क्रीन होती है, उसको बनाने के लिए, विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब आप सभी ने कार को देखा होगा, कार के सामने इस प्रकार की विंड स्क्रीन होती है जिसके आर पर आप देख सकते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि आपके आगे कौन जा रहा है और आपके आगे ट्रैफिक है या नहीं है, आदमी है, गाड़ी है, घोड़ा है, जानवर है, आपके सामने क्या है, आप इस विंड स्क्रीन से ही तो देखते हैं। ठीक है, तो जो विंड स्क्रीन कैसी होती है, पारदर्शी होती है या पारभासी होती है या फिर अपारदर्शी होती है। देखो अपारदर्शी तो होगी नहीं, अगर आप समझें कि जो विंड स्क्रीन है वो अपारदर्शी है तो फिर आपको सामने का कुछ दिखाई भी नहीं देगा और आपके आए दिन एक्सीडेंट होते रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता है, और पारभासी भी नहीं होता है क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर देखना है। तो जो आपकी विंड स्क्रीन होती है वो आपकी पारदर्शी होती है, यही आपको बताना है। कैसा है, किस सामग्री का प्रयोग करेंगे, पारदर्शी का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी हो जाएगा, वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ए हो जाएगा, पारदर्शी। ठीक है, पारभासी नहीं होगा, अपारदर्शी नहीं होगा, उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 11 के बाद आपका खत्म, यानी कि हमने प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमने किए हैं और इसके माध्यम से हमने चैप्टर नंबर 4 को भी खत्म कर लिया है। तो आज की वीडियो हमने चैप्टर नंबर 3 को खत्म किया है, चैप्टर नंबर 4 को किया है, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और जो PDF में जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चन को प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, तो कमेंट के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। वहां पर आपको PDF मिल जाएगी और आप इन क्वेश्चन को दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको 2 वीडियो आपको दे दिए हैं। पहले वीडियो में मैंने आपके 6वीं के 2 चैप्टर पहले और दूसरे को कवर किया है, दूसरे वीडियो में मैंने 6वीं का तीसरा और चौथा चैप्टर कवर किया है। हम लोग इसी प्रकार से अगले वीडियो में आपका 5वां और 6वां चैप्टर को कवर करेंगे MCQ क्वेश्चन के माध्यम से। आपको मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी आपका उपाय है, कोई भी सुझाव है, कोई भी सलाह है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम लोग अगले वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।